जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने वाईफाई क्विज गुरुकुल के इसी यूट्यूब चैनल पर। इस अंक में हम लोग टेस्ट 19 जो कि बाल विकास से संबंधित है, सीडीपी, जो कि अभी जो एग्जाम होना है ना, खास करके सी टेट जो है उसमें 6 to 5 और 1 to 5 और 6 से 8वीं में सीडीपी 30 नंबर का होना है। तो आप इसका लगातार प्रश्नों का अभ्यास करिए। प्लेलिस्ट में बाल विकास करके दिया हुआ है, उसमें 1 से लेकर के 19 तक। हाँ, कुछ जो है पुराने वीडियो है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पुराना नहीं है, आप उसे देखिए, आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा और अधिकांश प्रश्न यहीं से आने की संभावना रहेगी। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखिए, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि यह हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करे और हम आपके लिए लगातार अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। चलिए शुरू करते हैं। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्राथमिक अध्यापकों के लिए शैक्षणिक वर्ष कितना दिन निर्धारित किया गया? प्राथमिक अध्यापकों की यह बात कर रहा है, तो यह जो है ना 200 दिन जो है प्राथमिक अध्यापकों के लिए। वहीं 220 दिन की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है ना उच्च प्राथमिक स्तर पर उनके लिए यह चीज़ 220 दिन का प्रावधान किया गया है। अगर इसे कहा जाए कि सामान्यतः अगर हम लोग कहा जाए तो बाल शिक्षा अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो बाल शिक्षा अधिकार जो है ना यह 2009 में लागू किया गया, और सामान्य बच्चों के लिए इसमें बाल शिक्षा अधिकार में जो कि 2009 में लागू किया, इसमें सामान्य बच्चों के लिए जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। वहीं दिव्यांग बच्चों के लिए अगर हम लोग कह सकते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए यह जो है यह आयु सीमा में उनका ज़्यादा छूट का प्रावधान है, मतलब 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और यह जो है ना यह जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया, यह कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। भाषा में मुख्य रूप से कितने कौशल हैं? अगर भाषा की बात किया जाए तो मुख्य रूप से 4 कौशल हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 4 कौशल का इसमें जिक्र किया गया है। इसमें 4 कौशल में क्या होता है? 4 कौशल में मुख्य रूप से सुनना, बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना आता है। और इसमें लिखना आता है, खास करके बालक सबसे पहले शब्दों को सुनता है, फिर उसको बोलने का प्रयास करता है, धीरे धीरे उसको पढ़ना सीखता है, और सबसे लास्ट वो अंतिम क्रिया होती है, लिखने की क्रिया सबसे लास्ट और अंतिम होती है। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संविधान में किस संशोधन के कारण लागू हुआ था? तो इसमें जो है ना, इसमें वह संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2 दिसंबर और 2002 को किया गया था ना, उसके तहत जो है अनुच्छेद 21 के 1 के तहत शिक्षा के अधिकार को है यह मौलिक अधिकार बना दिया गया, अर्थात। और फिर 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। वहीं 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। आगे प्रश्न देखते हैं। बुंड ने मनोवैज्ञानिक की कार्यशाला कब शुरू की? तो बुंड साहब ने मनोवैज्ञानिक की कार्यशाला जो है कब शुरू किया था? वह है 1879 ईस्वी में। और वुंड साहब कौन थे? वुंड साहब की अगर हम लोग बात करें तो वुंड साहब मुख्य रूप से यह जर्मन चिकित्सक थे। बहुत सारे यह मल्टी टैलेंटेड टाइप के थे, जर्मन चिकित्सक भी इनको कहा जाता था। यह दार्शनिक भी थे, दार्शनिक के साथ साथ में प्राध्यापक भी थे, और इसीलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का इन्हें जनक भी कहा जाता है, बुंड साहब को। और आधुनिक मनोविज्ञान में यह जो रिसर्च किए थे प्रायोगिक, मतलब प्रैक्टिकल टाइप में, प्रायोगिक मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और अगर मनोविज्ञान की हम लोग बात करें, मनोबाल विकास जो है वह मनोविज्ञान से ही संबंधित है, तो मनोविज्ञान की बात करें तो इसकी प्रथम जो है ना प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित किया था? लिपजिंग में स्थापित किया था। लिपजिंग कहाँ है जी? लिपजिंग जर्मनी में है। हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं से तो या तो डीएलएड या बीएड कर रखे हैं, चाहे सरकारी से, चाहे रेगुलर से, या चाहे हो तो प्राइवेट से वो कर रखे होंगे। तो हम मानते हैं कि उनको प्रारंभिक नॉलेज है। फिर भी हम डिटेल इसलिए करा रहे हैं कि सब तरह के बच्चे हैं, ताकि एक बार आपका अपडेट हो जाए, एक बार रिफ्रेश हो जाए, इसलिए हम हर चीज़ में आपको डिटेल दे रहे हैं। यह वीडियो लगभग आधा घंटा 35 मिनट का है, आप इसे निश्चित रूप से देखिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और इसमें लगभग 30 प्रश्नों को समाहित किया गया है, और पूरे वीडियो में अगर आप 5 पॉइंट ही मान के चलते हैं तो लगभग 150 प्रश्न आपके आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सरकारी स्कूलों में अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित किया गया? याद रखिएगा, जब आप लोग सरकारी मास्टर बनिएगा तो यह सब चीज़ जानना बहुत जरूरी है। तो प्राइवेट ट्यूशन जो उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है, तो जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। तो यह जो है धारा 28 के अंतर्गत इसे रखा गया। यहाँ जो है ना यानी अधिनियम 22 में है। तो अधिनियम 22 क्या कहता है? अधिनियम 22 जो कहता है वह कहता है स्कूल प्रबंध समिति द्वारा स्कूल
विकास योजना, स्कूल विकास योजना जिसको SDP भी कहा जाता है, तैयार करने का प्रावधान है। यानी प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंध दिया गया 28 में। अगर 22 की बात करें तो स्कूल विकास योजना, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा यह चीज़ तैयार किया जाता है। उसके बाद ADEPT जो है ना, इसका अर्थ क्या है? ADEPT का अर्थ जो मुख्य रूप से होता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल परफॉर्मेंस थ्रू टीचर सपोर्ट्स, मतलब यही है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तो यह फुल फॉर्म आप इसे निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए, यह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि परीक्षण स्तर होता है, कितना होता है प्रतिभाशाली बालक का? तो प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि परीक्षण लगभग जो होता है ना 150 से 180/100 से लेकर के 180 तक होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 140 से अधिक, अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर सकते हैं, वाले बालक को जो है ना प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है, प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो मतलब यह हुआ 140, मतलब यह हुआ कि वह बालक जो जिस कक्षा में पढ़ता है उसके सभी विषयों पर उसकी अच्छी समझ है, वो अच्छी तरह से समझ सकता है, उसके सारे प्रश्नों को बना सकता है और जवाब दे सकता है, तो इसको हम लोग 100% माना जाता है। तो अगर वह उससे थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर उसमें एक्टिविटी आ जाती है, जानने की, प्रश्न करने की, तर्क करने की, समझने की, बनाने की, अन्य कक्षाओं के प्रश्नों में भी जब वह इंटरेस्ट लेने लगता है, तो वह उसकी बुद्धि अवधि लगभग 140 के आसपास हो जाती है। वही यह चीज़ जिक्र किया, उसको प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। किनके अनुसार? अध्यापक डैश छात्रों का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 1:39 होना चाहिए। तो यह लगभग था, कौन सा था? यह छठा भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण के अनुसार 39 बच्चे पर एक शिक्षक का प्रावधान था। लेकिन छठे के जगह जो 7वां भारतीय शिक्षण सर्वेक्षण आया है उसमें 34 बच्चे पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास को बढ़ाने के लिए पारस्परिक शिक्षक की प्रभाविकता विश्लेषण पद्धति शिक्षा में किसने विकसित की? इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो हम मानते हैं कि इसमें का एक स्तर होता है, तो आप लोग प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब देने का प्रयास करिए। इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का ही अभ्यास करना पड़ेगा। आप लोगों ने BEd DLEd में पढ़ा होगा, बाल विकास आप लोगों का एक विषय रहा था, तो वो उसको आपने अध्ययन किया था, लेकिन जब तक आप प्रश्न पर नहीं आइएगा ना, तब तक वह आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना, ताकि परीक्षा में जब जाए तो आपका आसानी से 30 के 30 प्रश्न बन जाए और आप आसानी से CTET या STET आसानी से जो है उत्तीर्ण कर लें, क्योंकि यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उसमें। तो इसमें जो है शिक्षा पद्धति जो है ना, प्रभाविकता पद्धति जो है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो यह जो है ना, यह किसका है? तो फ्लैंडर साहब का है। तो सबसे पहले आप भी एक बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर इसका 2 का रफ्तार लगा करके आप आंसर देते चलिए, तो आपका यह प्रश्न पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें जो विश्लेषण पद्धति जो उन्होंने माना, इसमें 2 तरह से माना। एक होता है मौखिक व्यवहार और शिक्षा संचार। मौखिक व्यवहार के माध्यम से शिक्षा, जैसे बोल करके, तर्क कर करके, आपस में इस बातों की चर्चा करके जो होता है ना, ये इस चीज को प्राप्त किया जाता है, विश्लेषण पद्धति आती है। मतलब सामान्य वर्ग के व्यवहार को, यह मुख्य रूप से सामान्य वर्ग का व्यवहार है, इस तरह से बच्चों में इस तरह का व्यवहार आता है। मतलब विकास की यह अवस्था होती है, सामान्य वर्ग के व्यवहार को दर्शाता है, सामान्य वर्ग के व्यवहार को दर्शाता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि वर्तमान में व्यवहार सुधार में प्रयोग होने वाली तकनीक जिसमें सही अनुक्रिया के लिए चिन्ह, मतलब टोकन द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, किसे कहते हैं? यह किसे दर्शाता है? यह किस चीज़ को दर्शाता है? तो यह मुख्य रूप से ना थार्नडाइट का प्रभाव का नियम था कि अगर बच्चे अच्छा करते हैं ना, उनको टोकन मतलब पुरस्कार जो है कुछ ना कुछ चीज़ दिया जाए, ताकि उसमें उस विषय या अच्छा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़े। यह मनोवैज्ञानिक साहब या बाल विकास शास्त्री साहब थार्नडाइट का यह कथन है। हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, अभी बिहार करके जो है वह मतलब क्विज सीरीज चलाया गया है, वह प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का संग्रह है। आप प्रीवियस ईयर को मत देखिए, आप प्रश्नों को देखिए और उसका आप जवाब दीजिए। इससे यह होगा कि आगामी जो बीपीएससी TRE4 वाले जो TRE4 का जो एग्जाम फरवरी या जनवरी में संभावित है, उसमें अधिकांश प्रश्न आपको वहीं से आने की संभावना रहेगी। और इसी के साथ साथ में हम आपको यह बोलेंगे कि हमारे प्लेलिस्ट में अभी NCERT क्विज सीरीज चलाया गया है। क्लास 6 से लेकर के 10th तक जितने भी NCERT, खास करके इतिहास सेक्शन को स्टार्ट किया गया है, तो NCERT में जितने प्रश्न पूछे गए उनका डिटेल के साथ व्याख्या बताया गया है। आप उसे कर लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न इतिहास से आपकी छूटेगा नहीं, इस बात का जो है हम आपको भरोसा देते हैं। और साथ साथ में अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों और जो भी तैयारी कर रहे हैं इससे संबंधित अपने दोस्तों भाई बहनों उसे आप जरूर रिकमेंड करिए। और आपका यह रिकमेंडेशन हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करता है, ताकि हम आपके लिए लगातार बेहतर से बेहतरीन कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। विद्यालय से अनुपस्थिति और पलायन का क्या कारण है? किस प्रकार से विद्यालय, या तो स्टूडेंट जाते नहीं है, या जाते हैं तो 1-2 घंटे किए तो वहाँ से भाग जाते हैं। पलायन मतलब किसी तरह से बहाना बना करके वहाँ से घर चले आते हैं, तो उसी को पलायन क्या कहा जाता है। यह पाठ्यक्रम में रुचि की कमी, बिल्कुल यही है। अगर उस तरह से पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया गया तो यह भी हो सकता है। किस कारण से नहीं है? कि शिक्षण का तुच्छ तरीका। देखिए, जब प्रश्न इस तरह के आए तो सारे ऑप्शन को पढ़िए तब आंसर दीजिए, क्योंकि होता है क्या, आपको लगता होगा ये सही है ऑप्शन, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो गोला मार के चले आइएगा, बस गलती होने की संभावना हो जाएगी। इसीलिए आप लोग पहले समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो परीक्षा में
यही है कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को मत गलती करिए, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। शिक्षण का तुच्छ तरीका, अप्रभावी अध्यापन, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त में से सभी। इसके साथ साथ में एक और पॉइंट जोड़ लीजिए आप, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, आधारभूत संरचना की कमी। अगर बैठने का व्यवस्था नहीं है, स्कूल में उस तरह का माहौल नहीं है, खेलकूद का भी अगर सामान नहीं है, तो वही आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब होने के बाद जैसे टिफिन होता है तो कुछ उसके बाद खेलकूद है, कुछ मनोरंजन के साधन रखे हुए हैं, तो बच्चे रहते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट उसमें आता है। अगला देखते हैं, यदि आनुवांशिकता एक विशिष्ट व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक है तो दूर दूर रहकर पाले गए समरूप और भ्रातृत्व यमज के व्यवहार की हम किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन भ्रातृत्व यमज जो है ना, दो जो समरूप होते हैं यमज की अपेक्षा, मतलब भाईचारा का जो जिस तरह से व्यवहार, अगर उस तरह से व्यवहार को डेवलप किया जाए तो समरूप यमज, मतलब उस क्लास के जो यमज, मतलब एक तरह से युग्मज जो होते हैं कि अपेक्षा समान व्यवहार व्यक्त करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला हम देखते हैं कि अभिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प क्या है। एक सफल विकल्प क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 मनोचिकित्सा, अभिक्रियाशीलता के उपचार में औषधि चिकित्सा का एक सफल विकल्प, औषधि चिकित्सा की जगह पे कौन सा चिकित्सा सबसे बेटर हो सकता है कि व्यवहार मॉडिफिकेशन और मतलब व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार प्रबंधन की दंड की प्रगतिशीलता, मतलब मनोचिकित्सा साइकोलॉजी के पास ले जाना चाहिए, उसके व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार, उसके उस तरह से उसके व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन लाया जाए, उसके लिए क्या प्रबंधन विशेष व्यवस्था बनाया जाए, यह ज़्यादा उपयुक्त होगा मनोचिकित्सा या उसको दंड देने या प्रगतिशील अवरोध करने से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला, चॉम्स्की बाल विकास शास्त्री या मनोविज्ञान शास्त्री हम कह सकते हैं, चॉम्स्की के अनुसार मानव में भाषा विकसित करने की डैश है। किस प्रकार से मानव में भाषा विकसित करने की क्या है, तो यह जो है ना प्रत्यक्ष, यह कौन सा कारण है, प्रत्यक्षीकरण प्रवृत्ति है, तार संबंधी तैयारी है, सीखने की प्रवृत्ति है कि जैविक पूर्व प्रवृत्ति है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन, जैविक पूर्व प्रवृत्ति। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं ना, ये जो भाषा है ना, भाषा यह एक प्रकार की जन्मजात क्षमता है, जन्मजात यह क्षमता है भाषा, जन्मजात। यानी एक तरह से बच्चे जो है मुख्य रूप से इसमें एक तरह से काल्पनिक उपक्रम है, काल्पनिक उपक्रम है, बच्चों के लिए कल्पना करते हैं, एक टूल है, एक व्यवस्था है। काल्पनिक उपक्रम के अंतर्गत वह भाषा को सीखते हैं, कुछ चीज बोलते हैं उसको सीखते हैं, अपने अंदर आत्मसात। जैसे बच्चे को कुछ लगातार आप बोलिए तो वह बोलता क्यों है, तो क्योंकि उसके अंदर मन में कल्पना आ जाता है। जैसे उसके सामने से कहते बोले चचा, बोले पापा, बोले ये बोलो वो, तो वह जैसे उस व्यक्ति को देखता है तो वह कल्पना कर लेता है कि इस भाषा के साथ में वही है, और उसको आत्मसात कर लेता है, उसको सीख लेता है, आत्मसात। फिर विश्लेषण करता है उस पर, कभी सोच विचार करता है, कुछ समय के लिए 1 मिनट रुक जाएगा, फिर सोचेगा, विश्लेषण करता है, फिर व्यवहारिक संरचना एवं सांकेतिक शब्दों को बदलने में, फिर उसके लिए व्यवहारिक संरचना या सांकेतिक शब्द में वह उस चीज को मतलब अपने बातों में, अपनी भाषाओं में बदल लेता है। औपचारिक क्रियाओं की अवस्था के दौरान बच्चे शुरुआत करते हैं कहाँ से, बच्चे औपचारिक जब स्टार्ट होते हैं कहाँ से शुरुआत करते हैं, समय, स्थान, अंक आदि संप्रत्ययों का सही प्रयोग से। यह जो है ना, यही ऑप्शन यह सही होगा। तो इसमें मुख्य रूप से अमूर्त प्रस्ताव के बारे में बच्चे मुख्य रूप से क्या होते हैं, अमूर्त प्रस्ताव, उसमें तार्किक रूप से बच्चे तार्किक रूप से जो है ना लगातार उसके विषय में पूछेगा, लगातार प्रश्न करना, उसमें सोचता है यह कैसे हो गया, अगर उसको कहिएगा सूर्य है, सूर्य वहाँ पे क्यों है, कैसे वहीं पे क्यों है, वह तार्किक सोचना स्टार्ट कर देता है, फिर तर्क करना, बोलना स्टार्ट कर देता है। ये कथन मुख्य रूप से पियाजे साहब का, बाल विकास शास्त्री थे पियाजे साहब, उनका यह कथन है कि बच्चों में एक तरह से बच्चे बाल वैज्ञानिक होते हैं, उसमें वैज्ञानिकता होती है, उसमें सोचने की एक तरीका होता है, और वह बहुआयामी तरीके से वस्तुओं को सोचता है, और सोचने के साथ साथ में वह दुनिया को समझता है। तो इस तरीके से हो गया समय, स्थान, अंक आदि संप्रत्ययों का सही प्रयोग करना। ठीक है ना। अगला देखते हैं कि आपके विद्यालय में एक बच्चे ने प्रवेश लिया है और जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ी हुई पृष्ठभूमि परिवार से संबंध रखता है, आप क्या करेंगे। मतलब बैकग्राउंड सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, लेकिन एक बच्चे प्रवेश लिए हैं, तो उसे एक ऐसी कक्षा में रखेंगे जहां बहुत से बच्चे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ी पृष्ठभूमि से मतलब संबंधित हो, मतलब उसे अलग ही कर देंगे कि एक अध्यापक को भेजकर उसे बच्चे की पिछड़ी का पता, मतलब कौन कि उसकी संस्कृति क्या है या वह किस समुदाय से है उसका पता लगाएं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसे सामान्य कक्षा, सामान्य सभी बच्चों के साथ रखेंगे, परंतु उसे पढ़ाने के लिए विशेष प्रबंध, पढ़ाने के लिए आप विशेष प्रबंध या विशेष बातों का ध्यान रखेंगे, और साथ साथ में ताकि उनकी मनोभाव आहत ना हो और वह व्यवस्था को भी समझ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका में 46 डैश होते हैं जो कि आनुवांशिकता जानकारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि माता पिता अपने बच्चे को देते हैं। तो वह क्या होते हैं, वह जो है मुख्य रूप से 46 जो है गुण सूत्र होते हैं। गुण सूत्रों की संख्या है 23 जोड़ी, पूछेगा 23 जोड़ी, और संख्या में है 46, संख्या में कितना है 46 है। और अगर कहा जाए तो जो मेल है उसका जो क्रोमोसोम होता है उसमें होता है मेल में XY और फीमेल में होता है XX, मतलब ये लड़का का प्रतीक है XY और ये लड़की का सिंबल है XX। अगला
प्रश्न देखते हैं। डैश के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। यह कथन मुख्य रूप से किसका है, किसके अनुसार है? तो यहाँ पे जो है ना मनोविज्ञान शास्त्री हुए थे एरिक एरिक्सन साहब, उनका यह कथन है। एरिक एरिक्सन साहब का कथन है कि एक व्यक्ति जो होता है ना अपने जीवन में मुख्य रूप से वह 8 विकासात्मक अवस्था से गुजरता है। 8 विकासात्मक अवस्था से गुजरता है। तो जिसमें पहला नंबर है शैशवावस्था से, मतलब शिशु के समझते शैशवावस्था से गुजरता है। दूसरा है प्रारंभिक शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है उससे गुजरता है। तीसरा नंबर अगर देखते हैं तो वह खेलकूद में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, खेल अवस्था से गुजरता है। चौथा जब खेलकूद करना स्टार्ट किया फिर विद्यालय अवस्था में चला जाता है, विद्यालय अवस्था से गुजरता है। और पांचवा विद्यालय में धीरे धीरे विद्यालय से आगे बढ़ते जाता है तो किशोरावस्था से गुजरता है, उसके बाद फिर ये पांचवा, उसके बाद छठा नंबर की हम लोग बात करें तो उसके बाद वह जो है तरुण वयस्क अवस्था, किशोर से फिर तरुण हो जाता है, मतलब शरीर में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, तरुण वयस्क अवस्था से गुजरता है। तरुण के बाद फिर वह मध्यावस्था से गुजरता है, मध्य वयस्क अवस्था बड़े क्लासों में चला जाता है। और लास्ट में मध्य वयस्क अवस्था शादी का जो उम्र होता है लास्ट में वह जो है ना वह परिपक्व अवस्था से गुजरता है, परिपक्व अवस्था से गुजरता है, मतलब चीज़ों को वह समझने लगता है। इस प्रकार एरिक्सन साहब 8 भागों में से बांटा है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? गर्भाधान से जो मृत्यु तक होता है उसको क्या कहते हैं? वृद्धावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन, मृत्यु का अध्ययन, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, यह डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। देखा, विकास जो है ना, विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। विकास मुख्य रूप से जीवन पर्यंत, हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो मानव यानी कहा जाए एक तरह से भ्रूण अवस्था से लेकर के, शुरू से जो भ्रूण अवस्था जिस समय से बच्चे का जन्म प्रारंभ होता है उस अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था से लेकर के यह शैशवावस्था शिशु बनता है, शिशु अवस्था से फिर बालक बनता है, बाल्यावस्था के बाद फिर किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था के बाद फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है और लास्ट में वृद्धावस्था। इस तरह से गुजरता है वह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि लगातार हम जो हमारी टीम आपके लिए जो काम कर रही है, क्वेश्चंस को पिक करके दिए देते हैं, फिर उसको टाइपिंग करना लास्ट में मेरे पास आता है तो आपको हम डिस्कशन कराते हैं। और हम भी जो है इन सर्विस में हैं, फिर भी आपके लिए समय निकाल के जो कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है तो आप मुख्य रूप से आपका शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एक तरीके से जो है ना मोटिवेशन का काम करता है और ताकि हम लगातार आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि पॉवलव की प्राचीन अनुबंध में प्राथमिक रुचि अनुसंधान वाले कुत्तों में डैश को देखकर लार स्राव करने का उससे उद्दीपन होता है। भोज को देखकर, सेचकों को देख करके कि उसके बाद सारखात को देख कर, कि भोजन की तस्तरी को देख करके। इसमें हो जाएगा भोजन की तस्तरी को देख करके, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह बताते हैं कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार डैश के द्वारा निर्देशित होता है, कि अन्य बच्चों के द्वारा वयस्क और निजी शिक्षकों के रूप में, ना तो दूसरे बच्चे और ना ही वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में, कि अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अगर हम लोग यह चीज़ देखते हैं कि वाइगोत्स्की साहब को अगर हम देखते हैं, उन्होंने जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का जो है ना, कि इस सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होता है, वह जो है ना समकक्षी, अपने कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ में रहने से, या समवयस्कों, अपने हम उम्रकों बच्चों के साथ में जब वह उसके साथ में संपर्क में रहता है, या जब बड़े लोगों के संपर्क में रहने से, उसमें जो है ना वह नई चीज़ों को, चाहे जिस प्रकार की चीज़ हो, वह नई चीज़ों को देखना, समझना और सीखना प्रारंभ करता है। इसीलिए प्रारंभिक अवस्थाओं में बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह जो है, आप भी गार्जियन होंगे, आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान रखिए कि उसके दोस्त कौन से, नहीं कहते हैं उसके दोस्त कौन सा है, जिसको चीज़ ध्यान रखा जाता है, समवयस्क किसके साथ घूमता फिरता है, कहाँ जाता उठता है, तो इस सब चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। तो क्योंकि वहीं से जो है विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। निर्मितवाद जो मानव संज्ञान की व्याख्या है, ऐसे शिक्षण उपागमों से संबंधित है जो कि बढ़ावा देते हैं। जो किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? कि यह सक्रिय अधिगमन, अर्थात करके सीखना। अधिगमन मतलब तो सीखने की प्रक्रिया, यही होता है कि सक्रिय अनुबंध तो नहीं लगता है कि आंतरिक मानसिक प्रक्रियाएं भी नहीं है, क्रिया प्रसूत अनुबंध भी नहीं है। यह जो मुख्य रूप से हो जाएगा सक्रिय अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया। मतलब इसमें एक मनोवैज्ञानिक साहब हुए थे, थार्नडाइक
थार्नडाइक साहब, उनका मानना था कि जो भी कार्य होता है ना, जो भी कार्य या तो करके सीखा जाता है, करके सीखा जाता है, ज़्यादा सीखा जाता है, मतलब प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सीखा जाता है, वही होता है सक्रिय अधिगमन, अर्थात करके सीखना, प्रैक्टिकल करना, लर्निंग करना, प्रयोग करना, उस चीज़ करके ज़्यादा सीखा जाता। थार्नडाइक साहब का ऐसा मानना है। अरुण का कक्षा में हुड़दंगी व्यवहार समाप्त हो गया, जो जब अध्यापक और अन्य छात्रों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, विभेद, विलोप, उद्दीपक, सामान्यीकरण की दंड। इसको जो हम लोग मुख्य रूप से विलोप कहा जाता है, तो विलोप के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब एक्सटिंक्शन। इसमें मुख्य रूप से वह है कि सही कार्य कर रहा है हो तो भी उस पर मुख्य रूप से ध्यान देना दो तरीके से। अगर वह सही कार्य कर रहा है तो प्रशंसा करिए, अगर वह गलत कार्य कर रहा है तो उसको बोलिए, दो बार 3 बार उसको बोलिए कि आप ये गलत कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में इस बात का आभास होता है, मतलब कि तो वह धीरे धीरे चीज़ों को समझना, उसको व्यवहार में लाना और जो है वह सामान्य गलती कम करने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलती करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो गलती करके सीखने का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसका है? तो अभी तुरंत जो बताया तो थार्नडाइक साहब का है। यह सिद्धांत थार्नडाइक साहब, जैसे हम लोग अगर डेली एग्जाम्पल देते हैं, अगर बिल्ली है ना, अगर उसको कहीं पे दूध या उसके खाने लायक कोई चीज़ें दिख जाती है तो वह लगातार उसको पाने का प्रयास करती है। इसके लिए वह बार बार गलती, जहाँ से नहीं गुजरना चाहिए वहाँ से भी गुजरेगी, मार भी खा जाती है वो इस चक्कर में। तो इसलिए वह कहा गया है कि वह कई बार गलती करके अंत तक अपना उद्देश्य को जब तक वह प्राप्त कर नहीं लेती है, जब तक उस चीज़ को या तो हटा दीजिए नहीं तो प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक लगातार उस जगहों से गुजरती है। यह किसका कथन है? तो थार्नडाइक साहब का कथन है। अगला आप देखते हैं, ALM स्टैंड। ALM का अर्थ क्या है? ALM स्टैंड फॉर, ALM का अर्थ क्या होता है? तो ALM का अर्थ जो होता है, इसमें जो होगा एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी इसमें हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो खास करके छात्र जो होते हैं ना, छात्र पढ़ने हो गया, लिखने हो गया, बोलने हो गया और जो है चित्र बनाता है, चित्र बनाना, चित्र के साथ साथ में उसको साझा भी करना, अपनी बातों को साझा करना और कौशल को अपने अंदर जो कौशल है, जो स्किल है कौशल या स्किल को वह व्यक्त करता है, व्यक्तिगत रूप से वह चीज को व्यक्त करता है। इसे प्रश्न को शामिल किया जाता है। निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसको जॉन वाटसन साहब को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। व्यवहारवादी का अर्थ होता है वह, इसलिए उसे व्यवहारवाद का संस्थापक कहा जाता है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सी ग्रंथि का मुख्य कार्य मास्टर ग्रंथि कहते हैं? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हाँ, इसमें जितने सारे प्रश्न है ना, वो किसी ना किसी स्टेट में, चाहे सीटेट हो कि या राज्य स्तर पर जो टेट का एग्जाम आयोजित कराता है, उनके प्रश्नों का यह संग्रह है। इसे आप लोग देख लेते हैं, निश्चित रूप से काफी बेहतरीन स्थिति में रहिएगा। कोई प्रश्न बनता नहीं है, जितने सारे ये एग्जाम 2011 से जो सीटेट का एग्जाम और अनवरत जो लगातार चलते रहा है, तो उन सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं या किसी भी टेक्स्ट बुक के माध्यम से उसके बातों को, उसमें जो टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है उसको समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सीडीपी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। आप लगातार वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखिए, आपके लिए काफी उपयोगी होगा। और अगल बगल जो भी इससे संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप उसे निश्चित रूप से रिकमेंड करिए। यह जो मुख्य मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि है ना, अन्य सारी ग्रंथियों को यह क्या करता है? तो यह उसको नियंत्रित करता है, अन्य सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से यह किसने कहा कि बुद्धि कोई तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है? यह जो है मनोविज्ञान शास्त्री या बाल विकास शास्त्री हम लोग कह सकते हैं, हार्वर्ड गार्डनर साहब का यह कथन है। आप एज इट इज इसको तैयार कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनसीएफ किस वर्ष लागू किया गया? मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। एनसीएफ मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, मतलब राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, इसी को कहा जाता है। यह 2005 से लागू किया गया। हाँ, इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले अंक में, अगले कुछ सीरीज में। वीडियो को लगातार आप जो बने रहे, लगातार वीडियो को देखने, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी टीम के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।